जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए मैं एक ऐसा मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं जिस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो सकता है। तो यहां पर साथियों, आज के इस मॉडल पेपर में हम देखेंगे सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न, वैसे प्रश्न साथियों जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और इंग्लिश के भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। यानी कि जैसा आपका पेपर आएगा हूबहू साथियों लगभग वैसे ही प्रश्न यहां पर लिए गए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर इन सभी प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम साथियों 100% निकल जाएगा, पेपर आपका साथियों बहुत आराम से पास हो जाएगा। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए इसका जवाब दीजिए कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तो साथियों तमिलनाडु में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है तो आपको भरतनाट्यम ही बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है। देखिए जब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की तो इनका जन्म साथियों कब हुआ था। इनके जन्म की अगर बात करते हैं 29 अगस्त 1905 को 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और इसलिए 29 अगस्त को ही कौन सा दिवस मनाया जाने लगा, मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाने लगा। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद के लिए मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि साहित्य, क्या साथियों आपसे पूछा जा रहा है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता साथियों कौन है, मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सही जवाब अगर आपका है रविंद्रनाथ टैगोर तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो अगर बात करते हैं भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है तो आपका जवाब जाना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये तो साथियों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में है। तो इतनी बातें और आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए जो आपको पढ़ा दिया जाए वो आप पढ़ के बहुत आराम से आप एग्जाम देने चले जाएंगे। मेरा मानना है कि एग्जाम में आपका कोई सानी नहीं हो सकता, यानी कि उस परीक्षा में साथियों आपको कोई हरा नहीं सकता जिस परीक्षा के संबंध में टारगेट सिलेक्शन आपको पढ़ा देता है। क्योंकि पिछला रिजल्ट की अगर बात करते हैं एसएससी जीडी 2024 जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें हजारों सिलेक्शन दिए। यूपी पुलिस का साथियों अभी जो आपका पेपर गुजरा है इसमें बहुत अच्छा बच्चों का स्कोर आया है जो टारगेट सिलेक्शन से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, अब साथियों एसएससी एमटीएस की बारी है, यानी कि अगला सिलेक्शन आपका है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना, और अगर बात करें वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। देखिए यूनिसेफ के मुख्यालय की अगर बात करते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर किसकी बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मुझे बताइए। तो इनका नाम है साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। और अगर बात करते हैं साथियों 28 दिसंबर 1885 की अगर बात करें तो साथियों यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा किया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। तो अगर सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था तो 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, मुझे बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें
तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, सी आर दास इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 1923 में गठित जो स्वराज पार्टी थी, इसके संस्थापक सदस्यों में से कौन एक थे, तो सी आर दास का नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। अगर बात करें इस आयोग से संबंधित लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो क्या इसलिए ये साइमन कमीशन का बहिष्कार था? मैं कहूंगा नहीं। इसके चेयरमैन सर जॉन, ये भी वजह नहीं थी। इस आयोग के सभी सदस्य अनुभवी नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, यानी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इस वजह से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, यही मुख्य वजह थी, जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी। तो व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? मैं कहूंगा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, बताइए। चलिए, क्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा? तो अगर आपका जवाब है महात्मा गांधी, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इनमें से किसे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है। देखिए सवाल आपसे ये डायरेक्ट आएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं कह सकता हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे, बांध, यानी कि जब हम डैम्स की बात करते हैं ना, डैम्स की बात, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था साथियों, जिनका भी आंसर यहां पर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है, मुझे बताइए। देखिए जब हम बात करते हैं भाग 2 की, तो इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक आ जाते हैं? इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक आ जाते हैं। और इन अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं साथियों, नागरिकता से संबंधित यहां पर प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यानी कि मैं कह सकता हूं भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, नागरिकताओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है? नहीं। छायापथ कहा जाता है? नहीं। भू आप कहा जाता है? नहीं साथियों, उनको उल्का पिंड कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो उल्का पिंड कहा जाता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर सुपीरियर झील की, क्या सुपीरियर झील की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित कौन सी झील है, तो आपको सुपीरियर झील ही बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। क्या साथियों आपसे पूछा जा रहा है ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में ब्लू सिटी आए तो जोधपुर आपको लगा देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर को साथियों पिंक सिटी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पिंक सिटी की अगर बात करते हैं साथियों, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। जयपुर की अगर बात करते हैं, जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और जोधपुर को अभी मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी कहा जाता है। चलिए अगर हम बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर साथियों, इसे अगर बात करें तो ऊंटों का देश कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ऊंटों का देश किसे कहा जाता है? तो बीकानेर को कहा जाता है। और अगर राजस्थान अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अजमेर की, तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय साथियों किसे कहा जाता है? अजमेर को ही कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर बेंगलोर की, बेंगलोर को ही भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर होगा? देखिए करंट अफेयर आपके एग्जाम एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें साथियों, डेली मैं आपको मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज रात्रि 8 बजे आपको ये वीडियो साथियों मिल जाएगी टारगेट सिलेक्शन चैनल पर। यूट्यूब पर आना है, टारगेट सिलेक्शन सर्च करना है और वीडियो वाले सेक्शन में जाना है। आपको ये रात्रि 8 बजे क्लास मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले साथियों आपके सामने जीके जीएस
उसके क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जैसे एमटीएस एग्जाम में, खास तौर से एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं तो रीजनिंग के सवाल आप देखेंगे, फिर मैथ के सवाल आप लोग देखेंगे, उसके बाद साथियों इंग्लिश के सवाल आप लोग देखेंगे। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस बार जीके जीएस और इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि सिलेक्शन की बात करें ना, सिलेक्शन आपका यही दिलाएगी। चलिए, तो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? मैं कह सकता हूं चीन में किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे मिला है? तो जब हम बात करते हैं अमूल की, ये एक ब्रांड है साथियों, अमूल ब्रांड की अगर बात करते हैं तो दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा अमूल को ही मिला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मान्यवाची ग्वाड़ी गांव ये किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु का पहला सौर गांव बन गया। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का पहला सौर गांव कौन सा बन गया है? तो आपको बताना है मान्याची, क्या मान्याची वाड़ी गांव आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि किसे भारतीय, क्या साथियों अगर बात करें किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों एम सुरेश। क्या एम सुरेश इनका नाम है और इनको ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं? तो ये जो ब्राजील के हैं ना, ब्राजील के विदेश मंत्री ये संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये साथियों 25 सवाल आपने देखे सामान्य ज्ञान के, जीके जीएस के, उसके अलावा करंट अफेयर के। अब आप साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। आप देखिएगा कि इन रीजनिंग के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम पड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश देखेंगे। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एमटीएस एग्जाम में, एसएससी एमटीएस एग्जाम में, तो साथियों आपको एंड तक बने रहना है। देखिए SAVIOUR को क्या लिखा जा सकता है? UYXGQST लिखा जाता है। और उसी प्रकार, उसी लॉजिक में, उसी रूल के अनुसार HEATERS को क्या लिखा जा सकता है? JCCRGPU लिखा जा सकता है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि उसी लॉजिक, उसी रूल के अनुसार HEIGHTS को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए जब हम यहां पर बात करते हैं, ये है S होता है 19 पर और ये हो गया साथियों U होता है 21 पर, यानी कि 19 से 21 बड़ा कितना बढ़ाया गया? मैं कहूंगा साथियों +2 बढ़ाया गया है। उसके ये होता है A और ये हो गया Y। देखिए पीछे हुआ है ना, और कितना पीछे हुआ है? तो 2 पीछे हुआ है, यानी कि 2 बढ़ाया गया, 2 घटाया गया। ये 22 पर होता है, V जो होता है 22 पर होता है। ये हो गया साथियों X कितना, ठीक है, ये 24 पर होता है, कितना बढ़ाया गया है साथियों? +2 बढ़ाया गया है। अब आप आगे भी अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले सबसे 2 बढ़ाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, 2 घटाया गया, और इसमें भी वही चीज लग रही है। देखिए H से हुआ है J 2 बढ़ाया गया, E से हुआ है C 2 घटाया गया, A से हुआ है C 2 बढ़ाया गया, और T से हुआ है साथियों R 2 घटाया गया। तो मैं कह सकता हूं कि हमें लॉजिक जो जानना था वो हमें लॉजिक मिल चुका है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है, देखिए H होता है 8 पर, जब इसमें आप 2 बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? J मिल जाएगा। E होता है 5 पर, जब आप इसमें 2 घटाएंगे तो आपको C मिल जाएगा। I होता है 9 पर, जब आप इसमें 2 बढ़ाएंगे तो आपको K मिल जाएगा। G में साथियों 2 घटाएंगे तो आपको E मिल जाएगा। H में 2 बढ़ाएंगे आपको J मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों T की अगर बात करते हैं, T में 2 घटाएंगे तो आपको R मिल जाएगा, और साथियों S में 2 बढ़ाएंगे आपको U मिल जाएगा। तो आपको देखना सिर्फ ये है कि ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है। मैं कह सकता हूं ऐसा ऑप्शन तो JCKE, ठीक है ना, JRU, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पृथ्वी का संबंध जैसे ग्रह से है वैसे ही चंद्रमा का संबंध किससे होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रमा का संबंध रॉकेट से होगा, या अंतरिक्ष से होगा, या उपग्रह से होगा, या साथियों कक्षा से होगा। देखिए पृथ्वी का उपग्रह होता है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक उपग्रह है। उसी प्रकार चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो मैं कहूंगा उपग्रह कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको समझाया जा रहा है, पहले आपको हिंट दी जा रही है कि POND को 48 लिखा गया है, HELO को 39 लिखा गया है। तो आप बताइए कि PINK को क्या लिखा जा सकता है? तो देखिए पूरा लॉजिक, पूरी सब कुछ आपको दे दी गई। अगर हम बात करते हैं साथियों POND को क्या लिखा गया है? 48 लिखा गया है। तो जब भी हम कोई
शब्द आपके सामने लिखा हुआ हो और एक बड़ा सा नंबर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता हो इनका जो प्लेस वैल्यू है, जैसे कि देखिए प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि ए 1 पर होता है, बी जो है ना वो 2 पर होता है, सी 3 पर होता है। उसी प्रकार जेड तक का आपको मालूम होना चाहिए, इसकी प्लेस वैल्यू 26 होती है। उसी प्रकार पी की अगर बात करें 16 पर, ओ जो होता है वो 15 पर, एन 14 पर और डी 4 पर होता है। क्या ऐसा तो नहीं कि इन सबको जोड़ के 48 आ रहा हो? तो उसी प्रकार हम इनको जोड़ देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करें ना, देखिए 14 और 16 कितने हो जाएंगे साथियों? 30 हो जाएंगे। 30 15 कितने हो जाएंगे? 40 और 5 45 हो जाएंगे। 45 और ये कितने हो जाएंगे? 4 साथियों 49 हो जाएंगे। लेकिन ये तो 48 आ रहा है। तो ऐसा करो, एक काम करो, एक घटा दो साथियों, तो हमें क्या मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा, यानी कि एक घटाया गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। पी होता है 16 पर, आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर, के होता है 11 पर। इसकी अगर बात करें साथियों, देखिए जरा, ये 11 और 9 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 और 16 कितना हो जाएगा साथियों? 36 हो जाएगा। 36 और ये कितना हो जाएगा साथियों? 36 और 14 कितना हो जाएगा साथियों? आपका ये हो जाएगा एक तरीके से 50 हो जाएगा। तो उसमें एक माइनस किया गया था, तो इसमें भी साथियों जब आप एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर मुझसे पहले आ गया है 49, मैं कहूंगा उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों, अभी तो शुरुआत है, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक साथियों सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये समझ लीजिए साथियों, अगर आप टारगेट सिलेक्शन से पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पूरे ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेते हैं, तो ये एसएससी एमटीएस तो बहुत छोटा एग्जाम है। ये एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम है। इसके ऊपर साथियों सीएचएसएल आता है, फिर सीजीएल आता है, सीपीयू, ऐसे करके साथियों आते हैं। तो कम से कम मैं आपका ये एग्जाम तो बहुत आराम से निकाल दूंगा। यानी कि जितने भी अब आपके पास दिन बचे हुए, मैं कहूंगा बहुत अधिक समय आपके पास नहीं है, जितने भी दिन है आप आज से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज से हर एक क्लास एमटीएस के लिए लेने लगो। मेरा मानना है कि कुछ नहीं सिलेक्शन तो आपका, यानी कि फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर ला के मैं छोड़ूंगा, इतनी तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। देखिए इस सवाल की अगर बात करें तो बहुत टॉप लेवल का ये सवाल है और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। देखिए, एक व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र मुख बैठा है, यानी कि एक वृत्त है और इस वृत्त पर कितने लोग बैठे हैं? पता नहीं कुछ कितने लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति, अच्छा 6 व्यक्ति बता तो रहा है, 6 व्यक्ति है तो 6 व्यक्तियों की जगह बना लो। 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यक्तियों की जगह बना ली और वृत्ताकार मेज है, यानी कि गोल मेज है। कहने के केंद्र मुख, केंद्र मुख का मतलब होता है सभी का मुंह जो है ना वो केंद्र की तरफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के इसके दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है पी, तो इस मान लीजिए हम यहां पर बना लेते हैं। इसका दायां किधर होता है? इधर। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो सीधा हाथ होता है ना, सीधा हाथ, इसको ही कहा जाता है दायां हाथ। यानी कि अगर दाएं कहा जाए तो सीधे हाथ पे चलना है। अगर साथियों बाएं की जब हम बात करते हैं ना तो बायां हाथ आपका उल्टा हाथ कहलाया जाता है। तो इसका जब मुंह केंद्र की तरफ है तो इसका दायां इधर ही तो होगा। तो कह रहे हैं कि भाई इसके दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है, एक स्थान दूसरा स्थान, तो यहां पर पी बैठ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है, यानी कि अगर मान लीजिए यू यहां पर बैठा होगा तो साथियों, अच्छा देखिए अब यहां पर एक बात देखिए, अगर मान लीजिए यू यहां पर बैठा होगा ना तो आर यहां पर बैठा होगा, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते कि यू यहां पर बैठेगा या आर यहां पर बैठेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद साथियों कहा जा रहा है कि इसके निकटस्थ नहीं है आर, यानी कि अगर बात करें इस यहां पर है, यानी कि आर आपका ना तो यहां बैठ सकता है, आर ना तो यहां बैठता, कह रहा है ना कि इसके निकट नहीं बैठा है आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर एक लाइन कही जा रही थी कि यू और आर सम्मुख सम्मुख हैं, ठीक है। मान लीजिए आर यहां पर नहीं बैठ सकता, आर यहां नहीं बैठ सकता, तो आर यहां पर बैठेगा और यू कहां बैठेगा? यू यहां पर बैठेगा। सिंपल सी बात है। अरे भाई जब आर यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, अगर आर को यहां बैठा लेंगे तो आर के सम्मुख यू आना चाहिए, यू यहां पर आ नहीं सकता, ऑलरेडी यस बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब आपको साथियों क्या करना है, अब आप देखिए P के निकट बैठता है कौन? T, यानी कि P के पास T बैठता है, तो P जब यहां पर है तो T यहां पर थोड़ी ना बैठेगा, T यहां पर बैठेगा। अब बचा कौन साथियों? अब बचा Q बचा है तो वो यहां बैठ जाएगा, सिंपल सी बात है। कहा जा रहा है कि P के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो P कहां पर है? P यहां पर है। P के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? मैं कहूंगा ये एक स्थान, ये 2 स्थान, यानी कि कौन बैठा है? P के दाएं से दूसरे स्थान पर R बैठा है, तो R आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए इस टाइप के अगर सवाल की बात करते हैं ना, तो इस टाइप का सवाल आपसे अवश्य पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। आपके सामने कथन है और आपको दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको कथनों को पढ़ना है और मुझे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। देखिए कुछ मोबाइल घड़ी है, मान लेते हैं साथियों ये क्या है, ये आपके मोबाइल हो जाएंगे। कह रहे कि कुछ मोबाइल घड़ी है, तो मान लेते इतने मोबाइल जो है ना वो क्या हो जाएंगे, इतने मोबाइल घड़ी हो जाएंगे। इतने मोबाइल जो है ना ये इतने मोबाइल घड़ी है, यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि कुछ मोबाइल घड़ी है और मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ घड़ी मोबाइल हैं। ठीक है ना, पहला कथन हो गया। दूसरा देखिए कह रहे कि कोई भी घड़ी लैपटॉप नहीं है, यानी कि ये जो घड़ी है ना घड़ी, कह रहे कि कोई भी घड़ी जो है ना साथियों लैपटॉप नहीं है। तो मैं कट का निशान बना देता हूं कि भाई कोई भी घड़ी जो है ना वो लैपटॉप नहीं है और ना कोई लैपटॉप घड़ी हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अब उसके बाद अगर बात करें, देखिए कह रहे कि कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है। अब देखिए जिसका हमें संबंध नहीं पता होता है, कह रहे कि कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है या कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं, इसके बारे में कथनों में कुछ नहीं कहा गया है। तो जिसके बारे में कथनों में कुछ नहीं कहा जाता है वो हम गलत ही मानते। क्या मानते हैं, वो हम गलत मानते, तो ये हो जाएगा कट। अब इसको देखिए कह रहे कि कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं। अब देखिए मैंने कथन में लिखा गया था कि कोई भी घड़ी लैपटॉप नहीं है, ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी लैपटॉप घड़ी नहीं है। अब निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं। बिल्कुल साथियों, अरे भाई जब कोई भी लैपटॉप घड़ी नहीं होगा तो ये बात भी तो सच हो जाएगी कि कुछ थोड़े से भी लैपटॉप घड़ी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप उसको सही मानेंगे हमेशा, यानी कि मैं कहूंगा दूसरा वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर की बात करें, इसमें मैंने सब कुछ लिया है, यानी कि जहां जहां से एसएससी एमटीएस में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साथियों जीके जीएस करंट अफेयर हो, या चाहे आपके इंग्लिश हो, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो साथियों वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। और मैं आपको एक मॉडल पेपर में कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये अगर बात करते हैं इस क्लास की, तो ये क्लास आपकी चलती रहेगी जब तक आपकी परीक्षा, यानी कि जब आपकी परीक्षा खत्म होगी। मैं हर एक बच्चे से कह रहा हूं किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर पड़े, ये क्लास आपकी एग्जाम तक चलेगी, ऐसी अभी के साथियों मेरा मानना है। चलिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, यानी कि क्या साथियों हम 45 और 35 को अगर आपस में बदल दे, यानी कि 45 की जगह पर 35 लिख दें और 35 की जगह पर 45 लिख दें, तो क्या 321 आ जाएगा, या 45 की जगह पर 7 और 7 की जगह पर 45 लिख दे। ऐसे देखिए अगर इस टाइप का सवाल आए ना तो आप नीचे से शुरू करिए, ज्यादा आसान आपको पड़ेगा। देखिए हम मानते हैं कि आंसर ये है, सपोज दैट हम करेंगे क्या, 45 की जगह पे 81 और 81 की जगह पे 45 रख देंगे। ये 45 लिखा है तो हम यहाँ पर 81 रख देंगे, प्लस 35 जैसा है वैसे रखेंगे, ये 7 वैसे रखेंगे, माइनस अब 81 की जगह पर 45 रख देंगे, भाग क्या आ जाएगा 9। यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर अगर 321 आता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करने पर आंसर 321 नहीं आता है तो ये आंसर कट हो जाएगा। फिर हम इसको ट्राई करेंगे। देखिए 45 भाग 9 कितने होते हैं, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यानी कि इसकी जगह पर 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 35 की 7 से गुणा करेंगे साथियों कितना आएगा, देखिए जरा, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 ने 21 और 3 आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 245 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 81 लिखा हुआ है तो प्लस 81 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 245 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 240 जाएगा। इसमें 81 साथियों अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 12 का 2, अरे भाई 4 8 12, 12 का 2 हाथ से लगाए कि यहां पर 3 आ जाएगा। बिल्कुल साथियों इसको कैलकुलेट किया, 321 आ गया, यानी कि यह हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा और सही विकल्प हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए अगर बात करें, सवाल आपसे यहां से एक अवश्य पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। चलिए, कहने कि एक कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाता है और इस प्रकार बने घन में 3
संख्या 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा है। अब यहां से कई सारे सवाल बन सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है 3 के विपरीत पर कौन होगा, तो 3 के विपरीत पर कौन होगा ये तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 9 के विपरीत पर कौन होगा, तो 9 के विपरीत पर पता कौन होगा, एक नंबर को छोड़ दो, यानी कि 7 नंबर को, क्या 7 नंबर को छोड़कर अगला नंबर देखो। अगर 9 के विपरीत पूछा जाता तो 1 होता, यानी कि 9 के विपरीत 1 होता। उसी प्रकार अगर 7 के विपरीत आपसे पूछा जाता, 7 का विपरीत क्या होता, 7 का विपरीत साथियों क्या होता, एक तरीके से 5 होता। अरे भाई एक नंबर छोड़ना है आपको, एक नंबर छोड़ के अगला नंबर, तो 7 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 के विपरीत आपसे पूछता तो 5 बताते, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए और कोई भी आपको संख्या दे दी जाए, मेरा मानना है कि क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। यहां पर पूछा गया था कि 3 का विपरीत क्या होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, 3 का विपरीत 7 कह लो या 7 का विपरीत 3 कह लो, तो 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बता दीजिए कि इस सवाल का आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए इस टाइप का एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और मैं कहता हूं इसका मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका बता देता हूं जिससे हर बच्चा इसको सॉल्व करता है और बहुत आराम से इसको सॉल्व करता है। अगर इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले आप इनको काउंट कर लो, खाली जगह को भी, लेटर्स को भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 आया है। तो 18 में बताइए कितने कितने के जोड़े बन सकते हैं। देखिए एक तो इसमें जोड़ा बन सकता है साथियों 2 का, एक इसमें जोड़े बन सकते हैं साथियों 3 का, नहीं 3 का नहीं बनेगा, 3 छंगट, हाँ 3 का बन जाएगा, 3 का बनेगा। और एक इसमें साथियों बनेगा किसका, 9 का बनेगा, ठीक है ना। किसका बनेगा साथियों, 9 का। और एक इसमें बनेगा साथियों 6 का। अब देखिए अगर 2 का हम जोड़ा बनाएंगे तो हमारा मामला नहीं बनेगा। आर खाली जगह एक्स, अगर इसका जोड़ा बनाएंगे यानी कि यहां पर जो लेटर आना चाहिए वही लेटर यहां पर आना चाहिए, ऐसा भी नहीं, यानी कि ये भी लॉजिक हमारा क्या हो गया, ये भी लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब हम देखते हैं अगर हम 6 के जोड़े बनाए, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर जो लेटर आएंगे सेम टू सेम वही लेटर यहां पर भी आना चाहिए और वही लेटर यहां पर भी आना चाहिए। अब देखिए सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है, आर, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ, या एक काम करो ऐसा करो सबसे अंत में क्यू लिखा हुआ है और यहां पर भी सबसे अंत में क्यू लिखा हुआ है, यहां पर पी लिखा हुआ है तो साथियों यहां पर भी पी आ जाएगा। अब देखिए यहां पर पी लिखा हुआ है ना, क्यू नहीं लिखा हुआ है तो यहां पर क्यू आ जाएगा। अब उससे पहले क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है तो यहां पर साथियों एल आ जाएगा और यहां पर भी एल है, ठीक है ना, यहां पर भी एल है। दूसरे नंबर पर ई लिखा हुआ है तो दूसरे नंबर पर ई आ जाएगा। अब देखिए ये वाला आपका पूरा हो गया, यानी कि आर ई एक्स एल पी ए, आर ई क्या, आर ई एक्स एल पी ए, ठीक है ना, सॉरी पी नहीं पी क्यू है, आर ई एक्स एल पी क्यू, उसके बाद आर ई एक्स एल पी क्यू और आर ई और एक्स एल पी क्यू, यानी कि हमें साथियों मालूम पड़ गया। तो अब आपको अगला स्टेप ये करना है कि आपको ये देखना है कि आपने अपने पेन से कौन कौन से लेटर लिखे हैं, बस वही आंसर है। आपने लिखा है ई, आपने लिखा है साथियों पी, आपने लिखा है आर, आपने लिखा है ई, आपने लिखा है एल और फिर आर लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर क्यू लिखा है। अगला आपको काम ये करना है, आपको देखना है कि ऐसे ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, ई पी आर ई। तो ई पी आर ई कहां पर लिखा हुआ, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है वाकई में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर साथियों ये क्या आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा अलग से आ गया, मैं इसको हटा देता हूं, एक सेकंड रुकिए। देखिए इसको यहां पर से डिलीट करवा देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको यहां से। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अब क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए फटाफट। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। उमंग, प्रीति, श्रीना, पलक, अमृता एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख होकर, यानी कि एक पंक्ति है, क्या है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं एक यहां पर पंक्ति, तो एक पंक्ति हम बना लेते हैं और 1 2 3 4 5 लोग हैं तो 1 2 3 4
5, ये 5 लोग बना लिए कहने के, और ये सब उत्तर की तरफ देखते हैं, यानी कि इस तरफ देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के पलक बाएं कोने पर बैठी, मान लीजिए बायां कोना यही तो है, दायां कोना ये है, यानी कि पलक की अगर बात करें, पलक साथियों यहां पर बैठी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि पलक बाएं कोने पर बैठी है। ठीक है, उमंग श्रीना के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि श्रीना का दायां किधर, मान लीजिए साथियों, एक सेकंड रुकिए, अभी मैं आपको बताता हूं। श्रीना का दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, उमंग बैठा है, यानी कि 1 2 3 उमंग यहां पर बैठा होगा, उमंग यहां पर बैठा होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 1 2 3 4। तो हम साथियों क्या, हम श्रीना को यहां पर, श्रीना यहीं पर बैठेगी और एक स्थान 2 स्थान छोड़ेंगे और तीसरे स्थान पर उमंग बैठेगा, यानी कि ये जगह आपकी भर गई। उसके बाद कहने के प्रीति अमृता के ठीक बाएं बैठी है। देखिए अमृता को हमें यहीं पर ही बनाना होगा, क्योंकि अमृता का बायां यही होता है। अगर अमृता को यहां पर बनाते तो अमृता के बाएं श्रीना बैठी, इसलिए मजबूरी में हमें यहां बनाना होगा। तो अमृता के ठीक बाएं कौन बैठी है, प्रीति बैठी है, तो प्रीति यहां पर आ जाएगी। 5 लोग थे, 5 लोगों को मैंने बैठाल दिया, अब बचा गया कुछ नहीं। पूछा क्या जा रहा है, देखिए उमंग के बाएं कौन बैठा है, उमंग साथियों ये है, उमंग के बाएं कौन बैठा है, अमृता बैठी है। तो अमृता क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ के सवाल आ चुके हैं। कौन से सवाल आ चुके हैं, अब आपके सामने यहाँ पर मैथ के सवाल आ चुके हैं। तो मैथ के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट को हम बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत कठिन सवालों को बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपकी समझ में आ जाता है तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छे, यानी कि 10 सवाल, देखिए 10 सवाल हम लोगों ने रीजनिंग के देखे और 10 टॉप लेवल के सवाल हम लोग यहाँ पर मैथ के देखेंगे। पहला सवाल है मैथ का कि मोहन अपने भाई से आयु में 2 गुना बड़ा है, यानी कि यहाँ पर 2 लोग हैं साथियों, एक तो मोहन है, कौन, एक तो मोहन है और उसका भाई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहा जा रहा है कि अपने भाई से 2 गुना बड़ा है, मोहन अपने भाई से 2 गुना बड़ा है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 1 वर्ष का होगा। अब इसको हम पता कैसे लिख सकते हैं, अगर ये 2x है तो इसकी आयु कितनी होगी, x होगी, ये हमें लिखना पड़ता है। अब यहां पर अगर बात करें, कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके भाई की आयु की 3 गुनी थी। अब अगर आपने इस लाइन को सॉल्व कर लिया तो मेरा मानना है क्वेश्चन की पूरी सबसे कठिन लाइन यही है, बाकी कहीं पर कुछ नहीं है। देखिए समझिए, कहा गया है कि 3 वर्ष पहले मोहन की आयु, अब मोहन की आयु अभी तो साथियों 2x है, 3 वर्ष पहले कह रहे हैं तो 3 आपको घटाना पड़ेगा। अरे भाई आपकी आयु में 3 वर्ष पहले मैं कहूं तो आप अपनी आयु में से 3 घटाएंगे ही तो कहने के मोहन की आयु में से 3 वर्ष पहले मोहन की आयु जो थी ना वो कितनी थी, वो उसके भाई की आयु की 3 गुना थी। तो उसके भाई की आयु कितनी है, उसके भाई की आयु साथियों x है। अब देखिए जब इसमें 3 घटाया है तो आप इसमें भी 3 घटाएंगे, यानी कि ये हो गई साथियों, देखिए ये हो गई आपकी उसके भाई की आयु। क्या कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले मोहन की आयु, 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके भाई की आयु की 3 गुनी थी, उसके भाई की आयु की 3 गुनी। ये 3 से गुणा हमने इसको कर दिया तो 3 गुनी हो गई। 3 इसमें घटाया तो 3 इसमें भी घटाएंगे, लेकिन 3 गुना कहा गया तो 3 से हमने गुणा कर दिया। अब इसको साथियों आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2x - 3 बराबर 3 की x से गुणा होगी तो 3x आ जाएगा, 3 की 3 से गुणा होगी तो 9 आ जाएगा, 3 3 9। अब देखिए साथियों, देखिए यहां पर अगर अगले स्टेप की बात करें तो ये 3x है ना, बिल्कुल 3x है, ये 2x है, बिल्कुल x है। 2x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2x है, -2x। ठीक है, इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। देखिए अब अगर बात करते हैं साथियों, भाई 3x रखा, ये इधर आया तो ये माइनस का हो गया, ठीक है ना, ये इधर आया ये माइनस का हो गया। अब ये साथियों हो जाएगा आपका प्लस का, और ये 3 जो रहेगा वो साथियों माइनस का ही रहेगा, यानी कि 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा। 1x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब साथियों आपको क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु क्या। अरे भाई मोहन की आयु तो 2x थी, जब x बराबर 6 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, यानी कि मोहन की आयु 12 वर्ष और उसके भाई की आयु साथियों कितने वर्ष, 6 वर्ष। तो मैं कहूंगा मोहन की आयु पूछी गई है, मोहन की आयु आपकी 12 वर्ष हो जाएगी, यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए कहा जा रहा है कि यदि कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, क्या कहा जा रहा है ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष में साथियों 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए
तो यहां पर अगर बात करें, देखिए मूलधन साधारण ब्याज का 5 वर्ष में, देखिए अब दर समय आपको कितना बताएगा, जो जो आपको दे रखा है ना उनको आप साथियों यहां पर नोट कर लीजिए। समय आपके पास है 5 वर्ष, ठीक है भाई, समय आपके पास कितना हो गया, समय आपके पास 5 वर्ष हो गया। अब ध्यान रखिए, यदि कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाता है, यानी कि अगर साथियों मूलधन कितना है, मूलधन हम x माने तो ये कितना बाद में हो जाता है, 2 गुना यानी हो जाता है, यानी कि मिश्रधन साथियों कितना हो जाता है, मिश्रधन आपका जो हो जाता है वो 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2x हो जाता है, यही तो कहा गया है। अब जब मूलधन, देखिए अब अगर साधारण ब्याज में आपसे पूछूं, यानी कि एसआई में आपसे पूछूं साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज पता क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 2x में से x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अब अगर बात करें ब्याज की दर आपसे यहां पर पूछी जा रही है, यानी कि ब्याज की दर की अगर बात करते हैं, यानी कि r बराबर क्या होता है, एसआई गुणा 100 बटे P गुणा T, R आपसे पूछी जा रही है, तो मैं कह सकता हूं साधारण ब्याज कितना है, x है तो x लिख लिया, गुणा यहां पर 100 लिख लिया। P की अगर बात करें, P यानी कि मूलधन कितना है, साथियों x है, और यहां पर अगर बात करें समय T यानी कि समय कितना है, 5 है। तो देखिए ये क्या है, ये आपकी दर है, यानी कि R है रेट, इस x से ये x कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि 0 आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों दर हमारी कितने निकली, दर हमारी साथियों 20% निकली, और 20% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि 56, 84, 112 का अगर आप लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो आप कितना निकालते हैं, यानी कि एलसीएम भी इसको बोलते हैं, किसको, लघुत्तम समापवर्तक को। अगर कुछ नंबर आपको दे रखे हो और लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपल सा ऐसे लिख लेना है, 56, 84 और 112। आपने बचपन में साथियों ये अवश्य सॉल्व करा होगा, 2 से कट करिए, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 है ये 5 है, 1 जाएगा ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना साथियों 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 1 गया 12 हो गया, 2 छंग आपका 12 हो गया। उसके बाद अगर बात करें 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया आपका। उसके बाद 2 से कटेगा ये, 2 से कट, यानी कि देखिए 2 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसको 2 से कट कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 21 नहीं कटेगा तो 21 को ऐसे कट कर लीजिए, यहाँ पर साथियों 14 आ जाएगा, फिर से इसको 2 से कट करें, 7 नहीं कटेगा ऐसे लिखिए, 21 नहीं कटेगा ऐसे लिखिए, 2 सत्ते 14। अब साथियों किससे कट करेंगे, आप एक काम करिए 7 से कट कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 7 एकम 7। अब सिर्फ 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 यहाँ पर आ गया, 3 एकम 3, 1 आ गया। यानी कि अब पता क्या करना है, अब लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया, इन सब की आप गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये 21 आ जाएगा, यानी कि 16 की गुणा किससे करा लो, 21 से करा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 16 एकम 16 यहां पर आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूना 32 आ जाएगा, यानी कि 6 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। मैं कह सकता हूं 336 आपका जो निकलेगा वो 56, 84, 112 का लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा। तो 356 कहां, सॉरी 336 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सॉरी बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल है जो कि बहुत टॉप लेवल का साथियों ये सवाल है। मेरा मानना है कि इस सवाल, अगर आपसे इस सवाल पूछा जाएगा तो हजारों हजार, लाखों लाख बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है जिससे बच्चा गलत, पहली बात तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, वो देखकर दूर भाग जाएगा। लेकिन आप टारगेट सिलेक्शन के स्टूडेंट हो तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से चुटकियों में कर लेते हो, बस ध्यान से देखना है आपको। देखिए कहने कि एक कमरा है, कमरे की 4 दीवारें हैं, इन कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत, यानी कि कमरे की 4 दीवारों पर जो प्लास्टर किया जाता है उसकी लागत 25 आती है। चलिए कहने के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2 गुनी हो जाते हैं। लंबाई वैसे तो अभी यहां पर 1 गुना है, नॉर्मल है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2 गुना हो जाते हैं तो कमरे को प्लास्टर करने की लागत क्या आएगी। देखिए कमरे को प्लास्टर करने की लागत मान लेते हैं साथियों 25 है, और 25 है भी, ठीक है ना, और 2 गुना हो जाती है तो उसकी लागत क्या आ जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक सूत्र होता है साथियों, क्या एक सूत्र होता है, 4 दीवारों, क्या 4 दीवारों का क्षेत्रफल। एक सूत्र क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 इज ऑफ, यानी कि 2, और ये साथियों लंबाई हो जाएगा L, और साथियों ये ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, और इनटू H हो जाएगा, H मतलब ऊंचाई। तो इसमें तीनों चीजें आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, इतनी बात आपको समझ में है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2L हो जाएगा, 2 गुनी लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना, और 2 गुनी चौड़ाई भी हो जाएगी, और 2 गुनी साथियों ऊंचाई भी हो जाएगी। इतनी बात आपको साथियों ध्यान है, बिल्कुल ध्यान
ध्यान है। अब अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट करें तो कैसे हम साथियों कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए इसको हम ऐसे अगर इसको 2 गुने में करें, ये तो 2 आ जाएगा, 2 गुना यानी कि 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई और साथियों 2 ऊंचाई यहां पर हो जाएगा। इसको अगर और ज्यादा साथियों सॉल्व करने पर आए हम, देखिए अब इस 2 की गुणा साथियों इससे हो जाएगी, ये दो यानी कि यहां पर 4 आ जाएगा। और यहां पर अगर बात करें साथियों 4 आ गया, अब ये 2 कॉमन ले ली यानी कि 2 यहां पर आ गया, अंदर क्या बचा L प्लस B और यहां पर साथियों H बचा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए ये हमने कहा था हम इसको क्या मान लेते, एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 है। हम ये भी मान सकते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, इतना है। तो साथियों हम इसको क्षेत्रफल भी मान सकते हैं कि चारों दीवारों को प्लास्टर करने का क्षेत्रफल 25 है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हम मान सकते हैं? 25 है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हम मान सकते हैं? 25 मान सकते हैं। 2 इज L प्लस बी इंटू एच, और ये यही तो लिखा है 2 इज L प्लस बी इंटू एच, तो इसकी वैल्यू हम 25 मान सकते हैं। बिल्कुल साथियों, और गुणा 4 लगाए तो 4 मान सकते हैं, यानी कि ये क्या निकलेगा 100 इंटू 4 यानी कि 100 निकलेगा। और 100 क्या होगा? 100 होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को अगर 2 गुना किए जाए तो कमरे का प्लास्टर की लागत कितनी होगी? तो साथियों 100 रुपए होगी। तो मैं कहूंगा 100 आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका आंसर यहां पर है 100, तो बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। प्लस ब्रैकेट में 12 प्लस 3 ब्रैकेट में 5 माइनस 2 फिर ब्रैकेट में 7 माइनस 3 प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ माइनस 18 का, अब इसका की जगह पर गुणा आएगा, गुणा 5 भाग 3 है। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कम से कम एक सवाल और ज्यादा से ज्यादा साथियों 2 सवाल यहां से आते ही आते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे और बहुत ध्यान से इस सवाल को करेंगे। अगर आप ये एक ऐसा सवाल कर देते हैं तो माना जाएगा ऐसा कोई भी सवाल आएगा वो आप बहुत आराम से कर डालेंगे। देखिए सबसे पहले सबसे जो अंदर वाला ब्रैकेट है वो साथियों ये है, यानी कि 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब 4 की गुणा इससे हो जाएगी, क्या आ जाएगा साथियों? यहां पर 8 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 5 माइनस 8 कितना होता है साथियों? 5 माइनस 8 एक तरीके से माइनस का 3 होता है और यहां पर प्लस का 3 लिखा हुआ है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 3 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि अब मैं साथियों कह सकता हूं कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इस 0 की गुणा 3 से होगी, तो किसी संख्या की गुणा 0 से 3 से होती है या किसी से भी होती है, मतलब 0 की गुणा किसी संख्या से होती है तो क्या आता है? 0 आता है। तो साथियों इसकी जगह पर क्या आपका आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 12 की अगर बात करते हैं साथियों, 12 में से 18 जाएगा, 12 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 बच गया साथियों। अब अगर बात करें ये 25 है, ठीक है, तो यहां पर क्या आपका आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा और गुणा आपका 5 भाग 3 आ जाएगा। ये गुणा हो गया, ये 5 भाग 3 हो गया, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 25 और 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। और 15 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, बहुत शानदार सवाल है कि 23 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन के बाद 8 व्यक्ति चले जाते हैं, तब यहां से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? आपसे पूछा जा रहा है। सवाल बहुत शानदार है। देखिए सिंपल सी बात है कि 23 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो टोटल काम ये हो गया 23 व्यक्ति 18 दिन में एक काम करते हैं, तो कहने के 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले जाते हैं। अरे भाई 23 व्यक्ति हैं तो कम से कम 6 दिन तक तो ये 23 व्यक्ति काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है? 6 दिन के बाद, यानी कि 23 व्यक्ति 6 दिन काम करते हैं और 8 व्यक्ति चले जाते हैं। अब अगर बात करें 8 व्यक्ति चले गए, 23 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति चले गए, तो जाहिर सी बात है 15 व्यक्ति बचे। 15 व्यक्ति बचे साथियों, तो ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे? मैं कहूंगा x दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। अब इसको साथियों सॉल्व करा लीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें 23 गुणा 18 अगर आप करेंगे, 23 गुणा 18 अगर आप करेंगे तो 8 3 आपका 24 हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है, 16 17 18 यहां पर आ जाएगा और गुणा करके यहां पर आपका 23 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगी, ये 11 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 414 यहां पर आ गया बराबर। अब 23 की 6 से गुणा करेंगे साथियों, 6 3 18 आ जाएगा, ठीक है ना। 18 आ गया, 6 दूना 12 और एक आपका 13 आ जाएगा, यानी कि और प्लस आपका क्या आ जाएगा? 15x आ जाएगा। आपको x का मान निकालना है। अब सिंपल सी बात है, 414 माइनस 138,
बराबर क्या आ जाएगा 15x आ जाएगा। यानी कि 414 में से आपको 138 को घटाना है तो कितना जाएगा, 14 में से 8 जाएगा साथियों, 6 बचेगा और 40 में से एक तरीके से 13 जाएगा। या एक काम करिए 40 में से ही 13 घटाएं तो 40 में से 13 घटाएंगे तो डायरेक्ट साथियों 27 बचेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर 276 है बराबर आपका 15x है। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 276/15 हो जाएगा। इसको अगर कट करोगे साथियों कितना आपका आ जाएगा, एक तरीके से देखिए 3 से अगर कट करें ना 3 निम 27 आपका हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसको अगर कट करें 5 कम 5 5 कम 5 4 आ जाएगा, 42 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे, 2 बचेंगे ना, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक आपका 20 आ जाएगा। यानी कि 18.4 आ जाएगा। और 18.4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। तब यहां से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 18.4 दिन का समय लगेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। देखिए अभी आपने देखा था लघुत्तम समापवर्तक, तीन प्रकार की संख्याएं आपको दी गई थी। आपसे पूछा गया था कि इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों इसका महत्तम समापवर्तक आ जाए, उसी प्रकार की संख्याओं का अलग से संख्या दे दी जाए, तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए 42, 63 और 140, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें इसको 2 से कटेगा नहीं, तो एक काम करो, ऐसा करो, एक ऐसा नंबर लो कि सारी संख्याएं कटे। ठीक है, लासा वाला मैटर यहां पर नहीं लगेगा। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 7 दूना 14 और ये आपका आ जाएगा। अब एक ऐसी संख्या निकालो जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं। मेरे हिसाब से एक सिंगल ऐसी, देखिए 2 करेंगे तो 6 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। तो इसका कुल मिला के यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। और 42, 63, 140 का जो HCF आ जाएगा साथियों, वो HCF कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं कहूंगा 7 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा। क्यों? क्योंकि लाखों, अगर देखिए ऐसे सवाल आ गए जो सारे बच्चे कर लेंगे, फिर क्या फायदा, फिर टॉपर कौन होगा। तो ये साथियों टॉपर्स वाला क्वेश्चन है, जो करेगा वो टॉप एक तरीके से होगा। देखिए टॉप का मतलब है सिलेक्शन बहुत शानदार तरीके से उसका होगा। मेरी वर्तमान आयु का 3/5 का मतलब पता क्या है, 3/5, 3/5 हिस्सा, 3/5। कह रहे कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 भाग मेरे एक कजिन के 5/6 भाग के समान है, यानी कि 5/6 के समान है। 10 वर्ष पहले मेरी आयु 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है। अब आपको जितना पढ़ने में कठिन लगा होगा, उतना ही मैं आपको आसान कर दूंगा इस सवाल को कैसे आप करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर ये सवाल आता है तो लाखों लाख बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे और आप उन्हें बहुत आसानी से पछाड़ सकते हो। देखिए मान लेते हैं साथियों, क्या आपकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, आपकी वर्तमान आयु मान लीजिए x है और दूसरा कौन है, कजिन की अगर बात करते हैं साथियों, कजन की वर्तमान आयु y है। ठीक है, कह रहे कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5, यानी कि मान लीजिए ये आपकी आयु है, इसकी 3/5 भाग जो है आपके कजिन की आयु के 5/6, क्या 5/6 के बराबर है, तो 5/6 आ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 6 18 आपका हो जाएगा, 18x बराबर 5 पंजे 25, y आपका हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अब अगर बात करें यहां पर, अगर बात करें क्या क्या कहा गया था, अगला स्टेप देखिए, कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले, यानी कि ये तो x है, ये तो मेरी आयु के 10 वर्ष पहले कह रहे हैं, तो 10 हमें माइनस करना पड़ेगा अपनी आयु में से। कह रहे कि 10 वर्ष पहले मेरी आयु, 4 वर्ष बाद उसकी आयु के, किसकी आयु के, y की आयु के, यानी कि y की आयु के 4 वर्ष बाद के बराबर है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए साथियों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका 4 प्लस का है, ये 4 माइनस का हो जाएगा, यानी कि x माइनस 10 माइनस 4 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि x माइनस 14 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपको यहां पर मालूम पड़ गई, y की वैल्यू आपको यहां पर मालूम पड़ गई। ठीक है ना, अब अगर बात करें साथियों, देखिए y की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई, तो एक काम ये करो, मेरी वर्तमान आयु x है, यानी कि x का मान आपको क्या करना है साथियों, x का मान आपको निकालना है। यहां पर आपके सामने ये चीज दे रखी थी, आपके सामने ये चीज साथियों दे रखी थी। अब एक काम करो साथियों, 18x, क्या साथियों, 18x/25, 18x बटे क्या आ गया, यहां पर 25 आ गया, और बराबर ये y हो गया।
यही तो कर सकते हैं, 18x ये बटे में 25 आ गया बराबर y आ गया। अब एक काम करो, अगले स्टेप में क्या करो कि अब y को हटाकर y का मान रख दो। y को हमने हटा दिया, y का मान ये है, y का हमने मान रख दिया x माइनस 14। अब साथियों इसको हम हटा देंगे, क्या इसको हम हटा दें, क्योंकि हमें थोड़ी जगह की जरूरत है क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए। देखिए यहां पर अगर बात करें, अब 18x, ये 18x आ गया, 25 की y 25 की x से गुणा होगी, क्या आ जाएगा 25x आ जाएगा, माइनस 25 की अगर 14 से गुणा करते हैं, क्या 25 की 14 से अगर गुणा करेंगे तो ये आपका 25 चौक 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 आ जाएगा, ये 0 आ गया, 5 आ गया, और ये आपका 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। अब 25x में से क्या 18 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, देखिए 25x माइनस 18x, 18x बराबर क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो 25x में से 18x जाएगा, कितना बचेगा 7x बचेगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 350 बटे 7 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 आ जाएगा 0, यानी कि x का मान आपका क्या निकलेगा, x का मान आपका 50 निकलेगा। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था आपकी आयु है, तो यानी कि मेरी आयु है, तो वर्तमान आयु कितने निकलेगी मेरी 50 वर्ष निकलेगी। और 50 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग, यानी कि अगर इन दोनों अनुपातों को जोड़ देते हैं तो इनकी आयु का योग कितना हो जाता है 238 हो जाता है। उनकी आयु के बीच अंतर आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 2x है, इसको हम 2x 5x मान लेते हैं। जब इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है 7x बनता है, यानी कि इनके अनुपातों का योग कितना है 7x है, और यहां पर दे रखा है 238 है। तो अब अगर बात करें x बराबर कितना हो जाएगा 238 बटे 7 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे साथियों कितना आ जाएगा 7 या 21 और 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया साथियों, x बराबर आपका 34 आ गया। अब कह रहे हैं कि इनका अंतर बताइए, यानी कि 34 दूना कितना हो जाएगा, 34 गुना कितना हो जाएगा 34 गुना, क्योंकि ये 2x है ना, x का मान 34 है, तो एक तरीके से बात करें 34 गुना ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो गया 68 हो गया। 34 पंजे कितना आ जाएगा एक बार देख लीजिए, 5 चौक 20 आपको हो गया, 5 तिया 15 17 हो जाएगा, यानी कि 68 और 170 का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो 170 और 68 का अंतर हम बता देंगे साथियों, यहाँ पर 2 आएगा 16 में से, यानी कि कुल मिला के 102 आ जाएगा, और 102 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर 81 है, 52 है, 29 है, 73 है, 48 है, 33 है, 31 है, कहने के इन आंकड़ों का ये जो ऊपर नंबर दिए गए हैं इनका माध्यक आपसे पूछा जा रहा है। तो माध्यक आप कैसे निकाल सकते हो साथियों, सबसे पहले आप एक काम करो कि इनको काउंट करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अगर विषम संख्या है इन नंबरों की, अगर विषम संख्या है तो अलग सूत्र लगता है, और अगर सम संख्या है तो साथियों अलग सूत्र लगता है। लेकिन यहां पर नंबरों की विषम संख्या है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, n+1/2, वा पद का मान क्या, वे पद का मान, तो ये वाला हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर दूसरी बात अगर बात करें, अब इन नंबरों को सबसे पहले आपको एक तरीके से आरोही क्रम में लगाना पड़ता है। तो सबसे इसमें छोटा कौन सा, देखिए अवरोही क्रम में साथियों आपको लगाना पड़ता है। तो साथियों अगर बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 81 है, उसके बाद साथियों 73 है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा देखिए 81 हो गया, 73 हो गया, उसके बाद आपका 52 आ जाएगा, 52 के बाद 48 आ जाएगा, और 48 के बाद 33, फिर साथियों 31 आ जाएगा, और उसके बाद में 29 आ जाएगा। ठीक, ये काम आपने कर लिया। अब सूत्र क्या है, n+1/2, और n यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 है जितनी संख्याएं होंगी। तो हम क्या करेंगे साथियों 7 + 1/2, यानी कि 8/2 वे पद का मान, वे पद का मान, और इसको अगर कट करेंगे तो 4 आ जाएगी, यानी कि चौथे पद का मान आपसे पूछा जा रहा है। चौथे पद का मान क्या है, यहां से देखेंगे, यहां से नहीं, इसीलिए तो ये निकाला था अवरोही क्रम। देखिए तो 1 2 3 4 48 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। शायद मैंने धोखे से आरोही कह दिया था, आरोही मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा उससे बड़ा, ये होता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर
किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। साथियों जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी अगर बात करें अभी इंग्लिश के भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले। इस सवाल को देखिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो वो वस्तु 432 रुपए में बेची गई है और जब 432 रुपए में बेची गई है तो उस पर 35% का लाभ हुआ है। तो कह रहे कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि जिस मूल्य पर वो वस्तु खरीदी गई थी वो मूल्य क्या है। देखिए अगर 35% का लाभ हुआ है तो मैं कहूंगा वो वस्तु 135, क्योंकि 100% में तो आप लाए ही थे, आपने 35% के फायदे से बेची तो आपने 135% में बेची और जब 135% में बेची यानी कि 35% लाभ से तो आपकी वो वस्तु 432 रुपए की बिकी है। अब 135% की वैल्यू अगर 432 है तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% ही होता है। तो ये कैसे निकालोगे मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालोगे। देखिए 432 भाग में क्या आ जाएगा 135 और 100% की निकालना है तो 100 से गुणा कर दो इसको। अब इसको कैलकुलेट कर लो साथियों, देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से कट होगा, ये आ जाएगा 3 निम 27 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ जाएगा। इसकी अगर बात करें साथियों क्या आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा, 3 चौक 12 आपका, 3 चौक 12 आपका, 3 से 21, 3 अट्ठे आपका 24 आ जाएगा। इसको 3 से अगर कट करते हैं साथियों 3 एकम 3, 3 छंग 18 यानी कि 20 गुणा 16 कितना होता है 16 दूना 32 यानी कि 320 होता है। तो मैं कहूंगा जो वस्तु 432 रुपए में बेची गई है जिस पर 35% का लाभ है, इसका क्रय मूल्य जो होगा यानी कि जिस मूल्य पर यह खरीदी गई थी 320 रुपए में खरीदी गई थी और 320 कहां पर है 320 साथियों ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। चलिए तो अब साथियों यहाँ पर आप लोग के इंग्लिश के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपको साथियों देखिए मालूम होना चाहिए कि जीके जीएस और इंग्लिश आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेक्शन का दारोमदार साथियों इसी पर रुका हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से हम सभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश के, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको साथियों पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी कि आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक वाक्य होगा आपके सामने, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या कहा जाता है, जो ईश्वर को मानता हो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे करके पढ़ा था ना, तो उसी को कहते हैं। अब यहां पर अगर बात करें समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि समथिंग दैट जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता या जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको क्या कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंटॉलरेबल। इंटॉलरेबल का मतलब क्या होता है, असहनीय होता है। क्या उसको साथियों असहनीय कहा जाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। असहनीय क्यों कहा जाएगा, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसके बाद लिखा हुआ इररेपेरेबल, इसका मतलब होता है अपूर्णीय, उसको अपूर्णीय भी नहीं कहा जा सकता। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, उसको असंभव भी नहीं कहा जा सकता साथियों, ठीक है ना। अब यहां पर लिखा हुआ है साथियों इनएविटेबल, इसका मतलब होता है अटल, इसका मतलब होता है अटल, इसका मतलब होता है अनिवार्य। तो मैं कह सकता हूं साथियों जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको अनिवार्य कहेंगे, यानी कि उसको साथियों इनविटेबल कहेंगे। तो मैं कहूंगा जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, विलोम हो जाएगा, यानी कि एक वर्ड आपको दिया गया है, वायलेंट वर्ड आपको दिया गया और इसका एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो साथियों इसका मुझे एंटोनिम आप लोग बता दीजिए। चलिए वायलेंट की अगर बात करें तो वायलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। वायलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। अब देखिए अब आपको यह ढूंढना है कि हिंसक का विलोम क्या हो सकता है। अर्जेंट की जब हम बात करते हैं साथियों, देखिए अर्जेंट की अगर बात करते हैं तो अर्जेंट का मतलब होता है बहुत जरूरी। माइटी की अगर बात करते हैं, माइटी का मतलब होता है शक्तिमान, क्या शक्तिमान, ठीक है ना, और बहुत जरूरी कह सकते हैं जरूर। तो मैं कह सकता हूं हिंसक का विलोम शक्तिमान भी नहीं हो सकता, जरूरी भी नहीं हो सकता। डिलीशियस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं साथियों स्वादिष्ट होता है, तो स्वादिष्ट भी नहीं हो सकता। मैं कहूंगा जेंटल का मतलब होता है सज्जन, क्या जेंटल का मतलब होता है सज्जन, यानी कि कहीं ना कहीं वायलेंट का विलोम, वायलेंट का एंटोनिम जेंटल होता है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम की अगर बात करते हैं, देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं भाई, एंटोनिम मतलब विलोम, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। चलिए तो
एकदम शून्य से लेकर शिखर तक आपको ले जाऊंगा। यानी कि अगर आपने तैयारी शुरू की है तो आपका सिलेक्शन होगा, आपकी तैयारी हो चुकी है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ रिवाइज आपका होता रहेगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें एग्रीगेट की, अगर बात करते हैं साथियों एग्रीगेट की, इसका सिनोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। एग्रीगेट की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों समस्त, यानी कि कंप्लीट, यानी कि पूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं। डिस्पर्स की जब हम बात करते हैं, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, तो इसका समस्त की अगर बात करें या बिखेरने की बात करें तो ये सिनोनिम में ही नहीं हो सकता। टोटल की अगर बात करें इसका मतलब होता है संपूर्ण, बिल्कुल साथियों, समस्त कह लो या संपूर्ण कह लो। उसके अलावा सेपरेट की अगर बात करते हैं तो अलग करना इसको कहते हैं, और डिवाइड की अगर बात करते हैं इसको साथियों बांटना कहा जाता है। तो मैं कहूंगा कि साथियों एग्रीगेट का मतलब होता है समस्त और टोटल का मतलब होता है संपूर्ण, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि एक इसका वन क्लाउड 9 इसका मतलब क्या होता है। वन क्लाउड 9 का वेरी हैप्पी, वेरी एंग्री, वेरी फार या साथियों वेरी वरीड। मैं कहूंगा वेरी हैप्पी इसका मतलब होता है बहुत खुश, ऑन क्लाउड 9 यानी कि बहुत खुश। उसके बाद देखिए अगला सवाल है दिल्ली इज द मोस्ट अफेक्टेड सिटी बाय द वायरस नाउ एडेज। इसमें आपको दिक्कत लग रही है साथियों, यानी कि इसका आपको जो एक तरीके से सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए अगर कहीं भी साथियों अगर कभी भी मोस्ट आ जाता है ना तो उसके पहले दा जरूर आता है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, दिल्ली वाज ए मोस्ट अफेक्टेड नहीं, दिल्ली इज द मोस्ट अफेक्टेड ये आना चाहिए। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि फादर आस्क्ड मी दैट इफ आई विल ए कंपनी हिम टू द पार्क। अब यहां पर अगर बात करें दिक्कत आपको साथियों कहां पर लग रही है, मैं अगर बात करें इफ आई विल नहीं आना चाहिए, इफ आई वुड आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं दिक्कत कहां पर है, इफ आई वुड आना चाहिए, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर अगर बात करें द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। बिल्कुल, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एक ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर आपको कहां पर दिख रही है, ये सेंटेंस यहां से शुरू है और यहां पर खत्म है। देखिए आई थिंक ही हैज सेटल इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए कुछ देश ऐसे होते हैं साथियों जिन देशों से पहले दा का इस्तेमाल होता है। क्या दा का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, क्या होता है साथियों, दा का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, यहां पर साथियों दा आना चाहिए था। जैसे कि अगर बात करें साथियों दा यूएसए होता है, आप हमेशा देखेंगे दा यूएसए। उसके अलावा अगर बात करें द फिलीपींस, ऐसे करके आप देखेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करते हैं ना साथियों, यहां पर दिक्कत है, क्योंकि इन आई थिंक ही हैज सेटल इन द यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए वुमेन हु इज हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो एक ऐसी महिला जो फैमिली में हेड होती है उसको क्या कहा जाता है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर हम पैट्रियर्क की अगर बात करते हैं ना साथ, तो इसका मतलब होता है कुलपति। इसका मतलब क्या होता है, कुलपति इसका मतलब होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या उसको कुलपति कहेंगे, कुलपति तो नहीं कहेंगे। मोनोगैमी की अगर बात करते साथ, तो मोनोगैमी का मतलब ये होता है जैसे कि विवाह की जो प्रथा होती है ना, अगर एक ही बार विवाह हो रहा है ना तो उस प्रथा को मोनोगैमी कहा जाता है। पॉलीगैमी की अगर बात करें, पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, तो उसको बहुविवाह भी नहीं कहेंगे, उसको साथियों ऐसा मोनोगैमी भी नहीं कहेंगे, उसको पैट्रियर्क भी नहीं कहेंगे। मैट्रियार्क की अगर बात करते साथ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे कुल माता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कुल माता कहते हैं, यानी कि जो फैमिली में हेड होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कुल माता कहा जाता है। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इरेक्ट की अगर बात करते हैं, इसका आपसे पूछा जा रहा है कि सिनोनिम क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए इरेक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है सीधा करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों सीधा करना। तो एक ऐसा ऑप्शन जिसका मतलब लगभग लगभग होता है सीधा करना, मुझे बताइए। टॉपल की अगर बात करें, टॉपल का मतलब होता है गिर पड़ना, तो ये तो सिनोनिम नहीं होगा। लोअर की बात करें, लोअर का मतलब एक तरीके से कम कह सकते हैं हम लोग, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। रेस की अगर बात करते हैं, नोच डालना, तो ये भी इसका साथियों नहीं होगा। अगर रेज शब्द की बात करते, क्या एक वर्ड है रेज, रेज का मतलब क्या होता है ऊपर उठाना, ठीक है ना। तो ऊपर उठाना, तो देखिए कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट कर रहा है। इरेक्ट का मतलब सीधा करना और रेज का मतलब ऊपर उठाना। तो मैं कहूंगा कि इरेक्ट का सिनोनिम क्या होगा, रेज होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि सेलेक्ट द ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है यहां पर। अच्छा ठीक है,
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। अब यहां से आपका शुरू हुआ है, देखिए, ए स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ ए स्टीम ऑफ और रिवर, तो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको एक तरीके से बात करें फाउंटेन यानी कि फव्वारा कहा जाएगा, नहीं, उसको फव्वारा नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें उसको ग्लेशियर कहा जाएगा, हिमनद नहीं साथियों, वर्लपूल कहा जाएगा, भंवर नहीं साथियों, वाटरफॉल उसको कहा जाता है, यानी कि वाटरफॉल बोले तो एक तरीके से साथियों झरना हम लोग कह सकते हैं, झरना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि किस वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है मुझे बताइए। कंप्लेंट की अगर बात करते हैं शिकायत करना, इसकी तो बिल्कुल सही स्पेलिंग है। वरीड की अगर बात करते हैं साथियों चिंता करना, इसकी भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है। वेरियर की जब हम साथियों बात करते हैं, वेरियर का मतलब होता है योद्धा, वेरियर का मतलब क्या होता है योद्धा। और अगर साथियों बात करें इसकी इंग्लिश क्या होगी, यानी कि सही इसकी स्पेलिंग क्या होगी, तो WARREIOR ये हो जाएगी साथियों, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर बात करें एक सिंगल आई है तो मैं कहूंगा यहां पर दिक्कत है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। 2 यंग मैन, अब यहां पर पुल्ड आएगा द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। 2 यंग मैन यानी कि 2 नौजवान पुरुष, ठीक है ना, क्या करते हैं, एक तरीके से मैं कह सकता हूं खींचते हैं द चेन, उसकी चेन को, वुमेन्स नेक उसके गले से और भाग जाते हैं। तो यहां पर साथियों खींचने को क्या कहा जाता है, खींचने को टर्न कहा जाता है, नहीं, टर्न का मतलब मोड़ना होता है। पुष्ट कहा जाता है, पुष्ट का मतलब धकेलना होता है, नहीं साथियों। स्क्वीज्ड मतलब निचोड़ना होता है, मैं कहूंगा पुल्ड का मतलब होता है खींचना, यानी कि 2 यंग मैन क्या, 2 यंग मैन pulled the chain from the 2 women's neck and run away। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब क्या होगा। अब यहां पर आपको बताने की इस खाली जगह में देयर आर 5, अब ये खाली जगह है पूरी, देयर आर 5 ... मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए अब अगर बात करें फॉरएवर क्या यहां पर आएगा, तो फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा, देयर आर 5 यानी कि हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर मतलब 5 होते हैं, ऐसा है क्या, तो फॉरएवर का मतलब हमेशा होता है, हमेशा नहीं। इमोर्टल मतलब अमर होता है, ये भी आने का कोई तुक नहीं बना यहां पर। ड्यूरेबल की अगर बात करते हैं, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होता है, ये भी कोई मतलब नहीं बना। परमानेंट का मतलब क्या होता है साथियों, स्थायी हम लोग कह सकते हैं। तो हाँ, ये तो हम लोग कह सकते हैं साथियों क्या, कि देयर आर 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था साथियों एक तरीके से यूनाइटेड नेशन देश के पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मुझे बताइए कहां पर आपको दिक्कत लग रही है, बताइए। चलिए कहां पर आपको साथियों दिक्कत लग रही है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। अब अगर बात करें वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है साथियों नस, वेन का मतलब नस हो गया। क्विक की अगर बात करें, क्विक फास्ट कहते हैं, नहीं, क्विक मतलब तेज हो जाएगा। सर्टेन की अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है निश्चित, क्या इसका मतलब क्या होता है साथियों, निश्चित इसका मतलब होता है। सर्टेन, देखिए कंटेन की अगर बात करें, कंटेन ऐसे नहीं लिखा जाता है, कंटेन कैसे लिखा जाता है, कंटेंट साथियों आपका ऐसे लिखा जाता है, यानी कि CONTAIN, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शामिल करना, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा दिक्कत कौन से ऑप्शन में थी, ऑप्शन नंबर डी वाले में थी, और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम यानी कि विलोम। मेटल का आपको विलोम पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए मेटल की जब हम बात करते हैं, मेटल का मतलब कहीं ना कहीं होता है साहस। तो अब इसका विलोम क्या होगा, अब इसका विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। अटेंशन मतलब ध्यान देना, अरे भाई साहस का विलोम ध्यान देना थोड़ी ना होता है। स्टेमिना का मतलब होता है एक तरीके से मतलब सहन शक्ति कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होता है। कॉशन की अगर बात करते हैं, चेतावनी, ये भी नहीं होगा। कॉवर्डिस, बिल्कुल बचपन से आप पढ़ रहे होगे साथियों, डरपोक, ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से कायरता हो जाएगा। तो साहस का विलोम क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। यानी कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो मेटल मतलब साहस, कॉवर्डिस मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से कायरता हो जाएगी, ठीक है। तो साथियों ये इतने क्वेश्चंस आपने यहां पर देखे। सबसे पहले मैंने आपको जीके जीएस कराया, उसके बाद मैंने आपको रीजनिंग, फिर मैथ साथियों कराया, उसके बाद इंग्लिश कराया। तो कुल मिला के अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसानी से, तो जितने भी दिन बचे हैं
इन सभी क्लासेस को आप लोग देखिए। यानी कि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको एसएससी एमटीएस 2024 की सभी क्लासेस एक एक करके सभी क्लासेस निःशुल्क मिलती जाएंगी। क्योंकि ये चैनल की अगर बात करें निःशुल्क आपको साथियों तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए और एग्जाम तक साथियों जुड़े रहें आप। मेरा मानना है कि एग्जाम तो आपका बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्रैक करना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपने 2-4 मित्रों तक अगर आप शेयर कर देते हैं इस वीडियो को तो मेरा मानना है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।